दत्ताजी राव शिंदे वे वीर जिन्होंने पानीपत की ज्वाला में अपने प्राणों की पहली आहुति दी, जिस बलिदान का पहला मान दत्ताजी राव शिंदे को ही मिलता है, इसे कोई भूल नहीं सकता। जयप्पा शिंदे का वध जब दग्या ने किया, तब मराठा सरदार दत्ताजी शिंदे प्रचंड सेना लेकर 1755 में राजपूताना में घुसे। जयप्पा का खून विजय सिंह की मुहिम के दौरान हुआ था, इसलिए मराठों ने जयपुर और मारवाड़ दोनों पर तलवार की धार चलाई और पूरा प्रदेश अपने नियंत्रण में लेकर विजय सिंह को घुटनों पर ला दिया। आखिरकार विवश होकर विजय सिंह ने दत्ताजी के सामने मुजरा किया और दया की भीख मांगकर आत्मसमर्पण किया। तह के अनुसार अजमेर व झालोर के किले और 50 लाख की रकम मराठों को मिली। इसके बाद दत्ताजी दक्षिण लौटे और सिंदखेड़ का महायुद्ध आरंभ हुआ। पेशवाओं ने निजाम के विरुद्ध इस विशाल मुहिम का नेतृत्व दत्ताजी को दिया, साथ ही नाना साहेब पेशवा के पुत्र विश्वासराव को भी दत्ताजी के संरक्षण में भेजा गया। दत्ताजी का भतीजा जनकोजी भी इसी सेना में था। विश्वासराव और जनकोजी, दोनों हम उम्र, दो युवा सिंह, दत्ताजी के संरक्षण में रणभूमि में उतरे। सिंदखेड़ की लड़ाई में दत्ताजी का जोश ज्वालामुखी की तरह फटा। निजाम उनकी मर्दुमकी देखकर कांप उठा। खुद भाऊ साहब ने कहा, दत्ताजी शिंदे की मर्दुमकी की मिसाल है। जैसा सुनते आए थे वैसा ही अपने कर्तव्य को निभाया, रावों ने शर्त निभाई, फतह हासिल हुई, निजाम से 25 लाख की रकम और नलदुर्ग किला भी मराठों को मिला। इसी समय रघुनाथराव पेशवा और मल्हारराव होकर उत्तर भारत में थे। 1757 में नजीब खान रोहिला पकड़ा गया। सबने कहा, इसे खत्म कर दो, जीवित रहा तो नुकसान करेगा। नजीब खान मराठों के लिए बड़ी रुकावट था। लेकिन नजीब ने मल्हारराव को संदेश भेजा, मैं आपका धर्मपुत्र हूं। मल्हारराव ने दादा साहेब से विनती की, इसे मत मारिए, आगे काम आएगा। दादा साहेब मान गए और यही नरमी आगे मराठों पर भारी पड़ी। नजीब खान ने दस्तावेज दिया कि वह दिल्ली और आसपास के इलाकों से चले जाएगा, फिर राजनीति में नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके दिल में धोखा ही था। दक्षिण में सिंदखेड़ की विजय के बाद दत्ताजी पुणे आए, फिर उज्जैन और फिर उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। दिल्ली और आसपास का इलाका पूरी तरह दत्ताजी की मुट्ठी में था। नजीब बाहर से मीठा, भीतर से जहर। उसी समय दत्ताजी को खबर मिली कि अब्दाली हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा है, इसलिए वे 1759 में कुंजपुरा पहुंचे। उन्होंने सेना को दो हिस्सों में बांटा, एक खुद के साथ और दूसरी गोविंद पंत के नेतृत्व में। मराठों ने रोहिलखंड तहस-नहस किया, गांव जलाए, नजीब को लगभग घेर लिया। तभी अब्दाली पहुंच गया और नजीब बच निकला। दत्ताजी ने मल्हारराव को संदेश भेजे कि जल्दी पहुंचे, लेकिन राजस्थान में फंसे होने के कारण वे नहीं आ सके। दक्षिण में पेशवा और भाऊ निजाम के खिलाफ अभियान चला रहे थे, इसलिए वहां से भी मदद नहीं मिल सकती थी। ऐसे कठिन समय में दत्ताजी अकेले खड़े थे, पर डरे नहीं। वे जानते थे, वापस हटे तो दिल्ली पर मराठों का वर्षों का परिश्रम मिट जाएगा। इसलिए अकेली सेना लेकर वे अब्दाली से भिड़ने तैयार हुए। दिसंबर 1759 में पहली भिड़ंत में मराठा घुड़सवारों ने अफगानों को पीछे धकेल दिया, लेकिन तोपें न होने से उन्हें कुछ पीछे हटना पड़ा। जनवरी 1760, कड़ाके की ठंड, यमुना नदी दो धाराओं में बंटी थी, बीच में घने कांटेदार जंगल जैसा झाड़ झंखाड़। धुंध इतनी कि नदी का आधा हिस्सा भी दिखाई नहीं देता था। इसी धुंध का फायदा उठाकर रोहिला और अफगान बंदूकधारी रात में नदी पार कर घात लगाकर बैठ गए। सुबह होते ही अचानक भयंकर गोलाबारी शुरू हुई। साबाजी के पास सिर्फ 700 सैनिक थे। दत्ताजी ने तुरंत 5000 की कुमक भेजी, पर उसका सेनापति बयाजी वीर गति को प्राप्त हुआ। खबर मिलते ही दत्ताजी स्वयं मैदान में कूद पड़े। उनके आने से रणभूमि थर्रा उठी, रोहिले पीछे हटे। नजीब खान के बखरकार ने लिखा है, दत्ताजी भाले से रोहिलों को भेदते जा रहे थे। कई रोहिले कट पड़े और बाकी भागने लगे, लेकिन तभी अफगानों की भारी कुमक पहुंची और संघर्ष भीषण हो गया। रणभूमि लाल हो चुकी थी। उसी घमासान में एक रोहिले की बंदूक से निकली गोली दत्ताजी की दाहिनी पसली में लगी। वे गिर पड़े और यह खबर फैलते ही मराठा सेना विचलित हो गई। जनकोजी घायल हो गए। मराठों को पीछे हटना पड़ा। कुतुब शाह रोहिला दत्ताजी के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्यों पटेल, और लड़ोगे? दत्ताजी ने घायल अवस्था में भी वही अमर वाक्य कहा, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। यह वाक्य इतिहास में अमर है। कुतुब शाह ने दत्ताजी का सिर काटकर नजीब के हाथों अब्दाली को भेज दिया। लेकिन बाद में मराठों ने कुंजपुरा में कुतुब शाह को पकड़ा, उसी तरह उसका सिर काटकर दत्ताजी का बदला लिया।